जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत। आज सावन की पहली सोमवारी में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। तो चलिए भोले बाबा का साथ एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करता हूँ कि एक तेरे ही भरोसे मेरा ये सफ़र जारी है, मंजिल तक पहुँचा देना बाबा, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इसी शब्दों के साथ आज सावन की पहली सोमवारी में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान लाइए और शुरू कीजिए अपनी पढ़ाई को, क्योंकि बाबा भोले की कृपा रहेगा तो इस बार नैया पार लग जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो दृढ़ता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके साथ ही और भी अन्य चीज़ों का मात्रक जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है उसको याद रखना है। जैसे कि इसी में यदि आपको बात कर दे दृढ़ता गुणांक की बात किया, इसी के साथ यदि आपको कह दे यंग प्रत्यास्था गुणांक, या आपको कह दे आयतन प्रत्यास्था गुणांक, या आपको कह दे दाब प्रतिबल, क्या कह दे दाब प्रतिबल, तो सभी का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रखिए, दृढ़ता गुणांक हो या यंग प्रत्यास्था गुणांक हो, आयतन प्रत्यास्था गुणांक हो या दाब प्रति बल हो, कि ये सभी का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से याद रखना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है कि बंदूक का प्रतिक्षेप यानी कि धक्का, इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो बंदूक का जो प्रतिक्षेप होता है या धक्का कह सकते हैं, या बंदूक का छोड़ना जो होता है, यह कौन सा हो जाता है? यह हो जाता है रैखिक संवेग का संरक्षण हो जाता है। यदि आपको इसके बारे में बात कह दे, यदि रैखिक संवेग का संरक्षण नहीं दे तो यह तृतीय नियम देता है कभी कभी कि न्यूटन का किस लॉ पर काम करता है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है। तो रैखिक संवेग के संरक्षण पर होता है और यह न्यूटन के तीसरा नियम पर कार्य करता है। तो इस दोनों को याद रखिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अभ्यासपुर YT नाम से है, जो 10 का सब्सक्राइबर होगा उसमें जाकर के आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं, आंसर उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय गेज की बात करेंगे तो यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। यदि आपको बात किससे कर दे, दूरदर्शी की बात कर दे, इनकी दूरदर्शी या आपको बात कर दे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी की बात करेगा तो यह सूक्ष्मदर्शी किस पर कार्य करता है? तो ये अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से याद रखिए कि प्रकाशीय गेज जो है वह परावर्तन के सिद्धांत और दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी या अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो यह मतलब कह सकते हैं कि किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह गलन बिंदु किस पर निर्भर करता है? तो यह गलन बिंदु पर निर्भर करता है। किस पर? गलन बिंदु पर निर्भर करता है। आप इसमें से 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए। जैसे कि आपको कह दे टंगस्टन, क्या कह दे? टंगस्टन की बात कर दे, या इसमें बात कर दे नाइक्रोम की, टंगस्टन के कहे या नाइक्रोम की कहे या फ्यूज तार की कहे। तो देखिए टंगस्टन और नाइक्रोम की बात करेगा तो इसमें 2 चीज पूछता है। एक तो पूछता है कि प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध भी उच्च होता है। और यदि बात करें आपको कि गलनांक की, तो गलनांक बीच का उच्च ही होता है। तो प्रतिरोध और गलनांक दोनों टंगस्टन और नाइक्रोम का उच्च होता है। लेकिन फ्यूज तार की बात करेगा तो फ्यूज तार को जो है, ये जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध तो उच्च होता है फ्यूज तार का, पर इसका जो गलनांक होता है गलनांक निम्न होता है। क्योंकि प्रतिरोध यदि इसका गलनांक भी उच्च हो जाएगा तो यह तार जल्दी जलेगा ही नहीं, तो फ्यूज तार फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि फ्यूज तार का मतलब ये होता है कि जब वोल्टेज में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो, बहुत अधिक बढ़ जाए या कम हो जाए, तो बढ़ जाने पर क्या होता है, फ्यूज ये तार जल जाता है, जिससे कि आगे जो भी उपकरण लगा हुआ है, चाहे चार्जर हो, मोबाइल हो, बैटरी कुछ भी लगा हुआ हो, तो वह जलने से बच जाता है, या कोई भी मशीन लगा हो तो जलने से बच जाता है। इसीलिए निम्न गलनांक रहता है इसमें और उच्च इसमें प्रतिरोध रहता है। प्रतिरोध तो उच्च रहना चाहिए और गलनांक निम्न रहना चाहिए, तभी फ्यूज तार काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यह फ्यूज तार किसका बना होता है, हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है तो उसकी क्या होता है? इसमें आंसर बताना है। तो उसमें होता क्या है? ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता होता है चुंबकीय घनत्व और फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात। तो इसको क्या कहते हैं? ग्रहणशीलता कहते हैं। अगर बात करें आपको पारगम्यता की, तो पारगम्यता क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य होता है। क्या होता है? चुंबक, या कह सकते हैं कि चुंबक की जो सामर्थ्य होता है उसको क्या कहा जाता है? पारगम्यता कहा जाता है। तो इस प्रकार से याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युतदर्शी, जिसको इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, का कार्य क्या है? तो विद्युतदर्शी का मतलब है विद्युत,
तो विद्युत इसमें लगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आप ऑप्शन देख करके भी कह सकते हैं कि विद्युत आवेश की उपस्थिति का पहचान करना क्या कहलाता है? विद्युत दर्शी। मतलब विद्युत को दर्शी मतलब देखना, तो विद्युत को देख सकते हैं, मतलब कह सकते हैं विद्युत आवेश की उपस्थिति का पहचान करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? विद्युत दर्शी कहेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता का शिखर का मान भी है तो वोल्टता का वर्ण माध्य मूल मान क्या होगा? तो इसमें याद रखिए कि v/√2 होता है, तो v/√2 इसका याद रखिए, ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर होता है वह ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। यदि पॉजिट्रॉन की बात करें तो यह इलेक्ट्रॉन का उपकण है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन का ही उपकण है, इसको क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि बल को मापा जा सकता है। तो बल को मापा जा सकता है किसके द्वारा? तो बल को मापा जा सकता है, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा स्प्रिंग तोला का प्रयोग करके हम बल को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि ताप की बात करें कि थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तो थर्मामीटर से ताप मापा जाता है। और कैलोरीमीटर की बात करेंगे तो कैलोरीमीटर उष्मा को मापता है। तो उष्मा और ताप दोनों में अंतर है। ठीक है, क्योंकि ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का मात्रक होता है केल्विन। यदि बात करें इसका सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक क्या होता है? इसका सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी। तो इस प्रकार से देखिए, ताप का एसआई मात्रक भी पूछता है, कभी कभी सीजीएस मात्रक के कंफ्यूजन हो जाता है। तो ताप का जो एसआई मात्रक होगा वह तो केल्विन होता है, लेकिन सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी। तो इस प्रकार से याद रखिए। और पूछता है कार्य और ऊर्जा का मात्रक, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? वह जूल हो जाता है। ठीक है, और ये देखिए कैलोरीमीटर की बात करेगा तो कैलोरीमीटर उष्मा मापता है और केल्विन ताप मापता है। ठीक है, ये थर्मामीटर ताप मापता है, इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है इसका मात्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं प्रकृति में? तो अधातु की बात कर रहा है, तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह होता है अम्लीय। और यदि आपको बात करेगा धातु की प्रकृति, धातु की ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। क्या होते हैं? क्षारीय। तो आपको याद रखना है कि मेटल जो होता है उस मेटल का जो प्रकृति कह सकते हैं या ऑक्साइड होता है वह क्षारीय होता है प्रकृति में, और अधातु का जो होता है उसका होता है अम्लीय। और यदि आपको बात करें कि उपधातु ये उभयधर्मी की, तो उभयधर्मी में कौन कौन से आते हैं तो उसका भी पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन। तो ये हो जाता है Al2O3 जो होता है, यह भी उभयधर्मी ऑक्साइड है, और ZnO यह भी उभयधर्मी ऑक्साइड है, और PbO2 यह भी उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसी तीन के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर एक अवतल दर्पण पर पड़ती है, तो परावर्तन के पश्चात वे मिलती है। तो देखिए ये जो दर्पण है, ये अवतल दर्पण इधर से रंगा हुआ भाग है, इसके बीचों बीच जो रेखा रहती है इसको कहता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कह सकते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और इसको बीचों बीच से गुजरती है, इसी को ये हो गया। अब इसके बीच में यहाँ जो रहता है, यहाँ पर फोकस रहता है, और फोकस के दोगुनी दूरी पर क्या कर सकते हैं कि सेंटर रहता है। तो कोई भी समांतर प्रकाश आया और टकराने के बाद जो गुजरता है तो यह फोकस से गुजरता है। तो यही ऑप्शन के बारे में पूछ रहा था कि वह जो गुजरता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? जब वह पश्चात मिलती है तो कहां पर मिलती है? फोकस पर मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाला एक समुद्री जीव है? तो जंतुओं का जो ये होता है कौन सा? ये जंतुओं का एकिनोडर्मेटा जो होता है या एकिनोडर्मेटा, यह जैसे कह सकते हैं कि समुद्र समूह जो है, यह समूह जो होता है मुक्त रूप से रहने वाला एक समुद्री जीव होता है। ठीक है, और आपको नेमाटोडा की बात कर देगा। किसका? नेमाटोडा की बात कर देगा। तो नेमाटोडा हो जाता है एक तरह से कह सकते हैं इसका जलीय जीव होता है या जलीय जीव होता है। ये भी जलीय जीव है पर यह मुक्त रूप से रहने वाला नहीं है। तो नेमाटोडा एक जलीय जीव है। और आपको बात करेगा मोलास्का का, तो मोलास्का क्या है? तो मोलास्का आपका हो जाएगा इसमें समुद्री जीव, ये भी है मोलास्का भी। और आर्थ्रोपोडा क्या है? यह स्थल पर रहने वाला जीव है। क्या है? स्थल पर रहने वाला जीव है। तो याद रखने मोलास्का भी समुद्री जीव है, नेमाटोडा भी जलीय जीव है, और एकिनोडर्मेटा जो होता है एकाइनोडर्मेटा या एकाइनोडर्मेटा स्वतंत्र रूप से रहने वाला समुद्री जीव है। तो इस प्रकार से चारों के चारों ऑप्शन को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है?
तो इसमें तो तापमान दिया है पर तापमान नहीं, इसका सही आंसर जो होगा वह उष्मा होगा, क्योंकि उष्मा का परिवर्तन करके किसी भी चीज को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, जैसे कि जल हो गया, क्या कह सकते हैं कि बर्फ को जब परिवर्तित करना होता है तो उसके ताप को क्या करते हैं, ताप पर उसको गर्म करते हैं, तो उसमें और उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है कि जब तक वह बदल रहा होता है। तो इसमें कह सकते हैं कि उष्मा दे करके हम उसको बदल सकते हैं, लेकिन कहेगा कि इसमें कौन सा नियम का करता है, तो उष्मा का संदर्भ मतलब कह सकते हैं कि उसमें उष्मा नियत रहता है, बदलता नहीं, कि जब तक कि पूरी तरह से वह बर्फ गल ना जाए उष्मा नियत रहता है, नहीं वह नहीं बदलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो उसका ऑप्शन डी होना चाहिए सही, लेकिन इस पे जगह पर क्या होना चाहिए, इसके जगह पर उष्मा होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यदि उष्मा नहीं दिया है तो ताप इसका सही आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साबुनी में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। तो यह होता है क्या, यह हो जाता है आपको कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा कि बेथीओनल। क्या होता है, बेथीनल हो जाता है। यह जो है कह सकते हैं एक तरह से जीवाणुनाशक है। क्या है, यह एक जीवाणुनाशक है, जीवाणुनाशक। और रेजिन की बात करेगा तो रेजिन क्या होता है, दाढ़ी बनाने वाला जो झाग उत्पन्न करता है ना, रेजिन की उपस्थिति के कारण ही उसमें झाग बनता है। तो इस प्रकार से इसको भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेशर कुकर, सॉसपैन आदि जैसे एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज यानी कि कलई क्यों किया जाता है। तो देखिए इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है चालकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें हमको करंट पास करना नहीं है। तन्यता बढ़ाने के लिए उसका कोई तार नहीं बनाना है, हम उसका तन्यता ताकत बढ़ाएंगे। इसमें जंग लगने से बचाने के लिए करते हैं ताकि जंग न लगे, ठीक है, क्योंकि हम खाना उसमें बनाएंगे और जंग लगेगा तो जंग लगने से क्या होगा, खाना प्रदूषित हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जंग लगने से बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं, कली कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से रोग के कौन से, यहाँ कौन होना चाहिए, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। तो ये डायलिसिस को अपोहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपोहन। तो आपको कहीं पूछते कि अपोहन किया जाता है या डायलिसिस किया जाता है, एक ही बात हुआ। तो जब गुर्दे की खराबी हो जाता है यानी कि रेनल फेल्यूर हो जाता है, यानी गुर्दा खराब हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं क्या डायलिसिस करते हैं। तो गुर्दा को क्या बोला जाता है, इसको किडनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किडनी या गुर्दा इसी को बोलते हैं। ये खराब हो जाता है तो किडनी का काम क्या होता है, रक्त को छानना, रक्त को छानने का काम करता है। उससे क्या करता है, जो भी यूरिया है वो सब यूरिया को अलग कर देता है, उसको शुद्ध करता है ब्लड से। और यह इसका काम होता है, मेरे को काम पेशाब को अलग करना, ब्लड को भी छानना होता है, पेशाब को अलग करके उसके मूत्र मार्ग में भेज देना, इसका काम होता है, ठीक है, गुर्दे का। और इसका अध्ययन, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं, ये भी याद रखिए। और एक नेफ्रोलॉजी में कह सकते हैं कि एक किडनी यानी कि 2 किडनी होता है, उस एक किडनी में लगभग 6 से 10 लगभग कितना 6 से 10 लाख उसमें मतलब नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए इसमें ऑप्शन ये डी जो है, गेठिया, ये यूरिया की अधिकता के कारण यह रोग होता है। क्या होता है, यूरिया की अधिकता के कारण क्या होता है, गेठिया रोग होता है। इसको भी ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण का सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो यह रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। किसमें, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। और यदि बात करें आपको माइक्रोवेव ओवन या गीजर या इलेक्ट्रिक केतली, तो ये सब क्या करता है, ये सब उष्मा उत्पन्न करता है, या कह सकते हैं कि ताप देता है। क्या देता है, ताप देता है। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो एक डैश तापमान बनाए रखने में मदद करता है। तो कौन सा तापमान बनाए रखने में मदद करता है, तो यह सर्किट पूरा करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक होता है, वह होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जो कि CaOCl2, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसी को कहा जाता है, CaOCl2, यह ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। और यदि बात करें कि आयोडीन कहां से निकलता है, तो आयोडीन कहां से निकलता है, लिमिनेरिया नामक घास, समुद्री घास होता है कि लिमिनेरिया, कौन सा होता है, ये होता है लिमिनेरिया, इससे निकलता है, समुद्री घास से निकलता है आयोडीन, लिमिनेरिया नामक घास से प्राप्त होता है आयोडीन, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड की बात करें तो इसकी बात करें तो क्या हो जाता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड और HCl, इसका मतलब कि 1:3 में HCl 3 का और नाइट्रिक एसिड ये 3 अनुपात में 1 अनुपात में रहता है, 1 और 3 के अनुपात में रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं,
एक्वारेज या इसी से क्या होता है, सोना को गलाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से इसको भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको किसको अलग करती है? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी होता है, तो यहाँ पर जो ये 7 उपधातु है, या उपधातु धातु इधर और अधातु इधर, मतलब कह सकते हैं कि धातु को अधातु से अलग करता है यह 7 उपधातु। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिए कि क्या हो जाएगा इसमें, धातुओं को अधातुओं से अलग करने का काम कौन करता है, यह उपधातु करता है, या जिगजैग लाइन या टेढ़ी मेढ़ी रेखा करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको सावन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अब अंत करता हूं, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। तो आप सब सवेरे सवेरे आप खुशी से अपने भोलेनाथ का याद प्यार कीजिए, और हो सके तो अपने बगल के कहीं मंदिर में जा करके आप पूजा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और भोले बाबा के जरूर दर्शन करें आज के दिनों में। तो चलिए यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।